गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक विकास क्या होता है और उसके मापदंड क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि कोई भी देश आर्थिक विकास के अलग अलग अवस्थाओं से गुजरकर ही उच्च स्तरीय उपभोग अवस्था में पहुंचता है। उनका विचार है कि आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती है जो एक दूसरे के क्रम से आती है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच इस संबंध में एक राय नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसे प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1844 में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई: जंगली, चरागाह, कृषि अवस्था, उद्योग अवस्था और उन्नत अवस्था। जबकि प्रोफेसर हिलेनब्रैंड ने 1864 में विकास की 3 अवस्थाएं बताई: वस्तु विनिमय अवस्था, मौद्रिक अवस्था और साख अवस्था का उल्लेख किया। वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ने 1848 में आर्थिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई: सामंतवाद, जो वर्ग संघर्ष या श्रम संघर्ष से प्रारंभ होता है, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद, अर्थात जहां पर शोषण की समाप्ति होती है, अर्थात सामंतवाद जहां जो श्रम संघर्ष या श्रम के शोषण से प्रारंभ होता है और साम्यवाद अर्थात शोषण की समाप्ति पर खत्म हो जाता है। जबकि प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने बताया कि आर्थिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है: प्रारंभिक अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और उन्नत अवस्था। दूसरा, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन जनसंख्या के पेशेवर विभाजन के आधार पर, उनके व्यावसायिक वितरण के आधार पर किया। और इनका मानना है कि देश में जो जो आर्थिक विकास होता जाता है त्यों त्यों कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत घटता है और औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है। इसीलिए इन अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में कृषि जहां आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक है, वहीं उद्योग आर्थिक विकास का द्योतक है। अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टोव ने अपने विशेष अध्ययन अर्थात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 प्रमुख अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो निम्नानुसार है। सबसे पहली है परंपरागत समाज की अवस्था। परंपरागत समाज की अवस्था में परंपरागत उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह आर्थिक विकास की पहली अवस्था है। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार परंपरागत समाज वह है जहां न्यूटन से पूर्व के विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित उत्पादन फलन काम करते हैं एवं दृष्टिकोण भी संकुचित होते हैं, अर्थात जिसमें रूढ़िवादी समाज सीमित उद्योगों में परंपरागत उत्पादन की तकनीकों से काम करते हैं। अधिकांश जो साधन हैं वो कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं और उद्योग धंधों में भी काफ़ी पिछड़ी अवस्था में होते हैं। कृषि के उत्पादन के साधन भी पुराने होते हैं और वैज्ञानिक साधनों का अभाव पाया जाता है। इससे जो कृषि उत्पादन है वो एक सीमा पर आकर स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग दिखाई नहीं देता, अर्थात आविष्कार एवं नव प्रवर्तनों का अभाव होता है। जो समाज है उसमें राजनीतिक सत्ता बड़े बड़े उद्योगपतियों या भूमिपतियों के हाथों में केंद्रित होती है। परिणामतः इस अवस्था में जो अधिकांश जनसंख्या है, इस अवस्था में जो उत्पादन का स्तर है वो नीचा और जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो निम्न होती है, जीवन स्तर भी निम्न होता है।
समाज का जो संगठन है वो जातिवाद और पारिवारिक संबंधों पर आधारित होती है और जो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था है वह दुर्बल और अविकसित स्थिति में होती है। कहीं कहीं कुछ विकास के अलावा संपूर्ण अर्थव्यवस्था अविकसित अवस्था में पाई जाती है। फिर दूसरी है हमारी आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो आत्मस्फूर्त से पूर्व की अवस्था। ये ऐसी संक्रमण अवस्था है अर्थात समाज के परंपरागत अवस्था से आत्मस्फूर्ति विकास की अवस्था की ओर अग्रसर होने के क्रम में होती है। अर्थात ये स्वयं स्फूर्त हेतु आवश्यक दशाओं एवं आधारभूत स्थितियों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत समाज इस स्थिति में आने योग्य हो जाता है कि वह आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का पूर्णतः उपयोग कर सके और जिसमें शनै शनै रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी समाज में प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव होता है। इसके अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का पूर्णतः उपयोग कर सके और क्रमागत उत्पत्ति रास नियम को रोक सके तथा इसी तरह मानव की विकसित क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सके, ऐसी स्थिति में आने योग्य हो जाता है समाज। इस प्रकार आर्थिक विकास की जो दूसरी अवस्था है वह ऐसी अवस्था है जिसमें समाज वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग करने लगता है और परंपरागत विधियों का त्याग करने लगता है। इसके साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो हमें अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में समाज के द्वारा बचत करने, उसको निवेश करने और लाभ में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। वाणिज्य और व्यापार का विस्तार होता है। नए नए निर्माणकारी कार्य प्रारंभ होने लगते हैं। नई नई प्रकार की संस्थाएं स्थापित हो जाती है। भूमिपतियों का जो प्रभुत्व है, जो उनका समाज में जो रुतबा है वो कम होने लगता है और सामाजिक जो चेतना है, राजनीतिक जो चेतना है वो समाज में आने लगती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक विकास की दूसरी अवस्था में जितने भी विकास के आवश्यक तत्व हैं, जैसे श्रम, पूंजी और जो कच्चे माल है वो एकत्रित किए जाते हैं, तकनीकी ज्ञान को विकसित किया जाता है, कृषि में क्रांति और कृषि का व्यावसायीकरण होने लगता है, औद्योगिक प्रशिक्षण, परिवहन, संचार, विद्युत, तकनीकी विकास, चिकित्सा आदि सुविधाओं में सुधार होने लगता है। इस अवस्था में उत्पादन और प्रगति के विभिन्न साधनों की स्थिति में सुधार एवं वृद्धि के फलस्वरूप आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। समाज के दृष्टिकोण में आधारभूत व प्रायोगिक विज्ञान के प्रति उत्पादन, कला में वृद्धि, जोखिम उठाने, कार्य करने के तरीकों, दशाओं के प्रति क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तीसरी अवस्था है हमारी आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अर्थात जो टेक ऑफ स्टेज है वह अवस्था। ये एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें निवेश दर इस प्रकार बढ़ती है कि जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है, वास्तविक उत्पादन, वो बढ़ जाता है। इस अवस्था में समाज ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जबकि विकास एक सामान्य और नियमित शर्त बन जाती है। प्रोफेसर रोस्टो ने इस अवस्था को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया। उनका विचार है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था वस्तुतः अविकसित अवस्था और विकास की चरम सीमा के बीच एक मध्यांतर की अवस्था है, जिसमें स्थिर विकास की सभी जो रुकावटें डालने वाले तत्व हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जो विकास की प्रेरक शक्तियां हैं
जो अब तक निष्क्रिय बनी हुई थी सक्रिय हो जाती है। परिणामतः जो समाज का आर्थिक विकास जो समाज की दिनचर्या का रूप धारण कर लेता है। प्रोफेसर रॉस्टो ने आत्मस्फूर्ति की अवस्था को उस मध्यांतर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें निवेश की दर इस प्रकार बढ़ती है जिससे कि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है, और ये प्रारंभिक वृद्धि के साथ उत्पादन कला में आमूल परिवर्तन होने लगते हैं और आय का निवेश इस प्रकार प्रवाहित होता है जिससे कि निवेश की नवीन धाराएं प्रवाहित होती है और जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और विकास स्वतः होने लगता है। कृषि और उद्योगों में जो विज्ञान का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होने लगता है। निर्माणकारी उद्योगों का तेजी से विकास होता है और देश के उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन है वो अधिक हो जाता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाती है। प्रोफेसर रॉस्टो के अनुसार आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं वो निम्न हैं। एक तो है कि जो शुद्ध निवेश है वो राष्ट्रीय आय का 10% या उससे अधिक होना चाहिए। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। निर्यातों में वृद्धि और आयातों में सीमितता होनी चाहिए। आधारभूत और पूंजीगत उद्योगों का विकास होना चाहिए। परिवहन और शक्ति के जो साधन हैं उनका विस्तार होना चाहिए। उत्साही और साहसी वर्ग का विकास होना चाहिए जो जोखिम सहन करने को तैयार हो, और साथ ही समाज की राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात ऐसे संस्थागत ढांचे का निर्माण जिसमें आंतरिक साधनों से ही पूंजी निर्माण की उच्च क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये जो स्वयं स्फूर्त अवस्था है, ब्रिटेन ने ये अवस्था 1783 से 8002 में प्राप्त की थी। फ्रांस ने 1840 से 1860 में, अमेरिका ने 1843 से 1860, रूस ने 1890 से 1914, जापान ने 1878 से 1900 तक और कनाडा ने 1896 से 1914 तक, जबकि भारत और चीन ने ये जो अवस्था है वो 1952 में प्राप्त की थी। अब हम देखते हैं जो हमारी चौथी अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था। विकास की तीसरी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था में एक विचित्र प्रकार की हलचल होने लगती है तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यक मात्रा में करना संभव हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था के संबंध में प्रोफेसर रॉस्टो ने कहा है कि परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जबकि समाज अपने अधिकांश साधनों के विदोहन में आधुनिक तकनीक का प्रभावपूर्ण रूप में प्रयोग करता है, अर्थात आर्थिक विकास की इस अवस्था में साधनों का उपयोग उस सीमा तक होने लगता है जिससे देश में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती है और अन्य देशों पर निर्भरता जो है वो समाप्त हो जाती है। आर्थिक विकास इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सुधार पर नवीनता की गुंजाइश के साथ साथ अनुसंधान एवं परीक्षण का क्रम चलता है,
देश का जो व्यवसाय है वह आर्थिक आधार पर किया जाने लगता है। इस अवस्था में विकास की औसत दर एक समान बनी रहती है। उद्योगों का पर्याप्त विकास होने और कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग किए जाने से कृषि पर जो है वो जनसंख्या का जो भार है, उसकी जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और विदेशी व्यापार के स्वरूप में भी भारी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जिन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी होता है उन्हीं का निर्माण किया जाता है और बाकी की वस्तुओं का आयात करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इस अवस्था में 15 से 20% तक राष्ट्रीय आय का निवेश होने लगता है। अर्थात निवेश की दर राष्ट्रीय आय की 15 से 20% तक हो जाती है। लगभग ग्रामीण जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करने लगती है। परिणामतः जो शहरी जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है। जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सामान्य वस्तु के अतिरिक्त जो देश है वो प्राय आत्मनिर्भर हो जाता है। आय, बचत, निवेश एवं उपभोग का स्तर जो है ऊंचा हो जाने से आर्थिक संपन्नता एवं सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रिटेन इस अवस्था में 1850 में पहुंचा, जबकि अमेरिका 1900 में, फ्रांस एवं जर्मनी 1910 में, जापान 1940 में तथा रूस एवं कनाडा का इस अवस्था में 1950 में पहुंचने का अनुमान। इस प्रकार ये जो परिपक्वता की अवस्था है इसमें अर्थव्यवस्था के विकास, विदोहन एवं संरक्षण के आधुनिकतम तकनीकी एवं प्रौद्योगिक जानकारी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। फिर आती है हमारी पांचवी अवस्था, परिपक्वता या उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था। ये आर्थिक विकास की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में जो जनता की सामान्य आवश्यकताएं वो सुगमता से पूरी हो जाती है और सामान्य उपभोग का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। विकास की इस अवस्था में समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग है उस उच्चतम सीमा पर पहुंचना और विशिष्ट वस्तुओं को व्यवहार में लाना चाहता है। अर्थात इस अवस्था में आरामदायक एवं विलासिता की वस्तुओं का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगता है। प्रयोग होने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं के नए नए स्वरूप या मॉडल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। अर्थात जो महंगी वस्तुएं हैं उनकी मांग धनी व्यक्तियों तक ही सीमित न रहकर सामान्य जनता की मांग में परिणत हो जाती है। इसका कारण है कि इस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय अत्यंत ऊंची होती है और इस अवस्था में जो सुधार है, तकनीकी सुधार, उसकी गुंजाइश नहीं रहती, केवल सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। अर्थात जो अनुसंधान और परीक्षण है उसका क्रम चालू रहता है। इस अवस्था में उत्पादन एवं उपभोग दोनों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। औद्योगिक जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। टिकाऊ सामानों जैसे बिजली का सामान, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कारें, टेलीविज़न, मोटर कार आदि का उत्पादन और जो उपभोग है वो व्यापक स्तर पर होने लगता है और देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त समाज जो है वो आधुनिक तकनीक में और परिवर्तन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह विकास की चरम सीमा होती है। रोस्टो के मतानुसार जो अमेरिका है वो 1920 में, ब्रिटेन 1930 में तथा रूस, जापान और जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो 1950 के बाद तक इस अवस्था में पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि जो
इस प्रकार प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो उल्लेख किया वह वैज्ञानिक प्रतीत होता है और कुछ सीमा तक विश्व के विभिन्न देशों में हुए आर्थिक विकास का इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है। रोस्टोव के अनुसार इन 5 अवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता लगता है कि जो विश्व के समृद्ध राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सब आर्थिक विकास की उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंच चुके हैं, जबकि जो विकासशील राष्ट्र हैं कुछ परिपक्वता की अवस्था में पहुंच रहे हैं और कुछ आत्मस्फूर्त अवस्था में ही या स्वयं स्फूर्त अवस्था में ही चल रहे हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार जो भारत है वो 1952 में ही स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंच चुका था, पर अभी भी हम स्वयं स्फूर्त अवस्था से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा समाज है वो परंपरागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण है अभी भी, क्योंकि साक्षरता का प्रतिशत कम है, उसमें स्त्रियों का साक्षरता का प्रतिशत तो और भी ज़्यादा है। फिर जो लोग हैं वो भाग्यवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, निवेश की जो दर है वो बहुत नीची है और हम अभी भी विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। फिर है कि जो तीव्र विकास से अभी भी हम बिना विदेशी सहायता के आर्थिक विकास की क्षमता हमें प्राप्त नहीं हुई है। कृषि पर जो जनसंख्या का भार है अभी भी ज़्यादा है। राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिकरण की धीमी गति, राष्ट्रीय विकास की जो दर है वो कम है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत अभी तक स्वयं स्फूर्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके लिए श्रमनिष्ठा, प्रगतिशील दृष्टिकोण, सशक्त, कुशल और ईमानदार प्रशासन के साथ साथ जन सहयोग एवं उत्प्रेरणाओं पर जो विकास की सफलता, आर्थिक नियोजन की सफलता और तीव्र आर्थिक विकास को संभव बना सकते हैं। धन्यवाद।